नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि काबुल से है, जहां पर आईएएफ का C-17 विमान भारत पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एयरफोर्स का विमान काबुल से जामनगर पहुंचा और आपको बता दें इसमें करीब 150 भारतीय नागरिक जामनगर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गुजरात के जामनगर में की है लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय राजदूत भी देश वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ था वायुसेना का विमान, जो कि गुजरात के जामनगर में पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इस विमान से करीब 120 लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया और सभी लोग अपने देश पहुंचकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर काबुल से रवाना, थोड़े पहले ही काबुल से रवाना हुआ था भारतीय विमान और वो अब गुजरात के जामनगर पहुंच चुका है। एयरफोर्स का विमान काबुल से जामनगर पहुंचा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि 150 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा विमान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आपको बता दें भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ था वायुसेना का विमान, जो अब गुजरात के जामनगर पहुंच चुका है और इस विमान में करीब 120 भारतीय नागरिक थे। उसके अलावा आपको बता दें भारतीय राजदूत भी भारत पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और सभी लोग अपने देश पहुंचकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और आपको बता दें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लोगों में इस कदर खौफ हो गया है कि जैसे तैसे वो देश को छोड़कर भागना चाह रहे हैं। और इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर भी कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी विमान में यात्रियों का हुजूम है। और दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स विमान के काबुल पहुंचते ही कतर जाने वाले यात्रियों का हुजूम इसमें प्रवेश कर गया और इसके बाद भारत की तरफ से भी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि ये सफल होता नजर आ रहा है। और आपको बता दें काबुल में AFI का C-17 विमान भारत पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एयरफोर्स का विमान काबुल से जामनगर पहुंचा और आपको बता दें इसमें करीब 150 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा है। गुजरात के जामनगर पर पहुंचा भारत का विमान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और इसके अलावा आपको बता दें एक और विमान काबुल के लिए दिल्ली से रवाना हो चुका है और वो कई और भारतीयों को लेकर वापस भारत पहुंचेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि काबुल से है, जहां पर एयरफोर्स का विमान काबुल से जामनगर पहुंचा और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और वहां पे वापस लौटे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य 11 अन्य राजदूत और अन्य अधिकारी भी भारत वापस पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफगानिस्तान संकट से भारत चिंतित था और वहीं इस वक्त भारतीय नागरिकों को सफल भारत पहुंच चुके हैं। तालिबान का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही काबुल में हालात बद से बदतर हो गए और अफगानिस्तान में कई भारतीय भी अभी फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते उनकी संख्या नहीं बताई है और उन्हें वापस लाने के लिए वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को लगाया गया है। इनमें से एक ने रविवार रात उड़ान भरी और काबुल से कुछ यात्रियों को लेकर सोमवार सुबह भारत पहुंचा और दूसरा विमान काबुल से करीब 130 लोगों को लेकर मंगलवार सुबह उड़ा और आपको बता दें और वो विमान अब भारत पहुंच चुका है। और सूत्रों ने कहा कि ये दोनों विमान अभी काबुल के कई और चक्कर लगाएंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि वो भारतीय नागरिकों के संपर्क में है जो लौटना चाहते हैं और या इसके अलावा अफगान, सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी सरकार संपर्क साध रही है। और विदेश मंत्रालय ने कहा जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं हम भारत
आने में उनकी मदद करेंगे। एक बार फिर देवदूत बनी वायुसेना। विदेशों में जब भी कहीं भारतीय ऐसे संकट में फंसते हैं तो वायुसेना उनकी मदद को पहुंच जाती है। चाहे कोविड-19 महामारी का दौर हो या फिर यमन संकट के दौरान चला ऑपरेशन राहत, और भारतीय वायुसेना ने अपनों को निकाला है। नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, बेल्जियम में आत्मघाती हमले के बाद भारतीयों को निकालना हो या लीबियाई गृहयुद्ध से अपनों को बचाकर लाना, आईएएफ हर बार भरोसे पर खरी उतरती है। और भारत ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट से सोमवार को कमर्शियल उड़ानों की आवाजाही भी स्थगित कर दी गई है। इससे वहां से लोगों को निकालने में काफी परेशानियां आ रही है, जिसके बाद बयान में आगे कहा गया कि हम प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए फ्लाइट्स बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच वायुसेना का एक विमान भारत पहुंच चुका है। और ऐसे संकेत भी मिले हैं कि सरकार इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि सैन्य बचाव अभियान चलाया जा सकता है। और वहीं सूत्रों ने आगे कहा कि ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिहाज से काबुल में काफी अनिश्चितता है और फिर भी किसी विकल्प को खारिज नहीं किया गया है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सिद्धार्थनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज, और वहीं आपको बता दें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई प्रयास किए जा रहे थे, जो कि कल से शुरू हो चुकी है और ये कई दिनों तक चलने वाली। और जन आशीर्वाद यात्रा करीब 26 जनवरी तक चलने वाले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हंडिया में है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें गंगा पार प्रयाग से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है। और आपको बता दें ये बीते हुए कल से शुरू हो चुका है और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो कई दिनों तक चलने वाली है। और इस यात्रा में बीजेपी पार्टी लोगों से आशीर्वाद लेगी। और आपको बता दें इसमें कई बड़े मंत्रियों को भी लगाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हंडिया में है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें गंगा पार प्रयाग से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम कल से शुरू हो चुका है। और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोगों से बीजेपी पार्टी आशीर्वाद लेंगी। देश के कई राज्यों ने पिछले 30 दिनों में स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को अनुमति दे दी है। और मई की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इस दूसरी लहर में 90% से अधिक मामलों में गिरावट आई है। और अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक ने भी अब स्कूलों को खोलने की अनुमति देने वाला राज्य बन गया है। हालांकि शुरुआती दौर में सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। इससे पहले गुजरात सरकार ने कोरोना सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ 26 जुलाई से 9 से 12 के बच्चों के लिए कक्षाएं खोलने की घोषणा की थी। और इसी तरह छत्तीसगढ़ ने पहली से 5वीं और 8वीं तक और 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं तक 50% क्षमता के साथ कक्षाएं फिर से खोल दी हैं। इसके साथ ही उड़ीसा ने स्कूल को कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी है। और वहीं महाराष्ट्र ने 15 जुलाई से कक्षा 8वीं से 12वीं के लिए जीरो एक्टिकल केस वाले इलाकों में भी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी। और वहीं यूपी में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई थी। जिन राज्यों में पिछले 30 दिनों में स्कूल खुले हैं वहां मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई प्राइवेट स्कूलों में उपस्थिति 50% से करीब रही। और ज्यादातर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में डेल्टा वेरिएंट के बावजूद कोरोना वायरस गंभीर बीमारी नहीं फैलाता। और वहीं कुछ परिवारों में बच्चों से घर के बड़े बुजुर्गों में वायरस के फैलने को चिंतित है। इसके अलावा
वर्तमान में भारत के लगभग 50 जिले हैं जिनकी पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है और इनमें से अधिकांश जिले केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्रित है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच में नया खुलासा सामने आया है और वहीं आरोपी पंडित राधेश्याम ने जिंदा बच्ची को जलाने का मामला सामने आया था। और वहीं आपको बता दें, पंडित राधेश्याम ने जिंदा बच्ची को शमशान के रजिस्टर में मृत दिखा दिया। दिल्ली पुलिस ने सेना के कैमरों से मिली सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसका खुलासा किया है। ये भी खुलासा हुआ है कि पंडित ने रजिस्टर में बच्ची की मौत का कारण नहीं लिखा हुआ है और पुलिस ने पंडित राधेश्याम के 2 मोबाइल उसके घर से बरामद कर लिए हैं। और वहीं आपको बता दें, दोनों ही मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अपराध शाखा के सीनियर पुलिस अधिकारियों के अनुसार पंडित ने बच्ची की मौत का समय शमशान घाट के रजिस्टर में शाम 5:30 बजे लिखा हुआ है और सेना से मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बच्ची शाम 5:30 बजे शमशान घाट के पास घूमती हुई दिखाई दे रही है और बच्ची की मौत करीब 7 बजे हुई है और 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया और करीब 7:15 बजे बच्ची की मां को शमशान घाट बुलाकर लाया गया था। और वहीं अपराध शाखा को सेना के कई कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मिली है और इन कैमरों से पता लग रहा है कि शमशान घाट में कौन कब आया था और कौन कब बाहर गया था। और वहीं अपराध शाखा की जांच में ये बात भी सामने आई कि पंडित राधेश्याम रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। पुलिस के सामने गांव के जो गवाह आए उन्होंने बताया है कि पंडित 9 वर्षीय बच्ची से अपनी मालिश करवाता था और साथ ही उसने कई बार बच्ची की अश्लील फिल्म दिखाई थी। गांव वालों के सामने जब ये बात गई तो मामले को रफा दफा कर दिया गया था और आरोपी पंडित राधेश्याम ने पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकार की है। उसने माना है कि वह अक्सर बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था और पुलिस अधिकारियों के अनुसार राधेश्याम ने शमशान घाट को शराबियों और नशेड़ियों को अड्डा बना रखा था। मुख्य आरोपी पंडित राधेश्याम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार भी की है। उसने एक आरोपी को शमशान घाट से बाहर भेज दिया था और कुलदीप राधेश्याम का अच्छा दोस्त है। वो अक्सर राधेश्याम के साथ शमशान घाट में रहता था और कुलदीप ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और सलीम शमशान घाट की देखभाल करता था और वारदात के समय पंडित ने जलेबी लेने बाहर भेज दिया था। बच्ची का अंतिम संस्कार करवाने में इसने पंडित का साथ दिया और लक्ष्मी नारायण नशा करने का आदी और लक्ष्मी नारायण शमशान घाट में बच्ची के अंतिम संस्कार के समय आया था। उसने बच्ची का अंतिम संस्कार करवाने में पंडित राधेश्याम का भी साथ दिया था। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की एक महिला कांस्टेबल ने सोमवार दोपहर को अपने एंटोपहल स्थित ऑफिशियल क्वार्टर में आत्महत्या कर लिया। कांस्टेबल का नाम यास्मीन हैदर अली बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 साल है। एंटॉप हिल पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कल जब यास्मीन के पति ने कई बार फ़ोन किया और यास्मीन ने फ़ोन नहीं उठाया, तब उसने अपने परिचित दूसरे कांस्टेबल को फ़ोन कर पता लगाने को कहा, जिसके बाद उस कांस्टेबल ने जाकर यास्मीन के घर का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि घर के अंदर के कमरे में उसने अपनी ओढ़नी से पंखे से आत्महत्या कर ली। इसके बाद तुरंत ही लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और यास्मीन को साइन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को जांच के दौरान यास्मीन के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यास्मीन मुंबई एयरपोर्ट पर पोस्टेड थी। मुंबई पुलिस के जोन के 4 डीजीपी विजय पाटिल ने बताया कि इस मामले में हमने फिलहाल एडीआर रजिस्टर किया है, आगे की जांच चल रही है। हमने उनके रिश्तेदारों को स्टेटमेंट के लिए भी बुलाया ताकि आत्महत्या की वजह का पता लगाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि जो सुसाइड नोट मिला है वो सिर्फ एक लाइन का है, जिसमें लिखा है, मेरे घर वालों को कुछ मत करना, निशा प्लीज़।
इस सुसाइड नोट में लिखे लाइन का क्या मतलब है और निशा कौन है, इसका पता पुलिस लगा रही है। अफगानिस्तान के खराब होते हालातों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ग्रीस में इसको लेकर अफगानियों ने अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान को बीच मझधार में छोड़ दिया गया और इन लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए थे जिन पर तालिबान के खात्मे की बात भी की हुई थी। भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापस लाने के लिए कमर कस लिया। इसके तहत भारतीय वायुसेना का C-17 विमान काबुल से करीब 120 नागरिकों को लेकर भारत पहुंचा है और इसमें भारतीय दूतावास के अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा दूतावास के दूसरे अधिकारियों को एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित जगहों पर रखा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि रविवार को भी भारत ने 2 विमानों से अपने 200 से अधिक नागरिकों को काबुल से निकाला था, लेकिन सोमवार को काबुल एयरपोर्ट के हालत काफ़ी ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से वहां पर विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया था। इसके बाद हालत के कुछ सामान्य होने के बाद भारत का विमान काबुल एयरपोर्ट से निकल सका और तालिबान की मौजूदगी के बीच अफगानिस्तान में कई भारतीय सिखों ने वहां के गुरुद्वारे में शरण ली है। और अफगानिस्तान हालातों के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीज़ा नियमों में बदलाव भी किया है। भारत सरकार ने अब इसमें एक नई कैटेगरी शामिल की है जिसमें इमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा कैटेगरी को शामिल किया गया और ये कैटेगरी खास तौर पर अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों को देखते हुए बनाई गई है। इसके तहत इन लोगों को आसानी से वीज़ा मिल सकेगा। और वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा से लगते अन्य देशों की सीमा पर सैकड़ों की संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वहीं काबुल एयरपोर्ट पर भी देश छोड़कर जाने वालों की ज़बरदस्त भीड़ है।